हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। दिल्ली के अंदर द्वारका में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन हर बार वो क्लियर नहीं कर पाते। तो इसका रीज़न क्या है कि वो हर सिचुएशनल क्वेश्चन उनके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से 35 या 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ओनली सिचुएशनल बेस्ड होंगे, और कम से कम 4-5 पेज उसके लिए आपको उल्टने पलटने पड़ेंगे उसको पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए। तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कई बार आपको अच्छे से समझ ना आने की वजह से भी आप गलत कर देते हो, या फिर आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप गलत कर देते हो। तो उसी के कुछ क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और कैसे वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं और कैसे आपको इस चीज़ को तैयारी करके जाना है। इस वीडियो में आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर कैंसर पेशेंट हु इज रिसीविंग सबक्यूटेनियस मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द केयर ऑफ दिस पेशेंट। तो आपको पता है कि जब भी इंजेक्शन मॉर्फिन हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा है कि नर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को मॉर्फिन चल रहा है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है या क्या आउटकम हो सकता है पेशेंट को, तो वो चीज़ नर्स ने बताना है। तो इसकी जो ऑप्शंस 4 ऑप्शन आपको दी थी कि मॉनिटर यूरिन आउटपुट, मॉनिटर रेस्पिरेशन रेट, मॉनिटर हार्ट रेट और मॉनिटर टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी पेशेंट को मॉर्फिन इंजेक्शन देते हो, पेशेंट को ब्रेडिपिनिया होता है, उसका रेट जो है 12 या 10 से भी नीचे चला जाता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जब भी आप मॉर्फिन देते हो। तो इसलिए रेस्पिरेशन रेट का नर्स को खास करके ध्यान रखना है जब भी किसी पेशेंट को हम मॉर्फिन दे रहे हैं। तो जो नेक्स्ट सिचुएशन क्वेश्चन है वो है, ए पेशेंट अराइव एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग ऑफ बैक पेन। He reports taking at least 3 acetaminophen tablets every 3 hours for the past week without relief. Which of the following symptoms suggest acetaminophen toxicity? तो कोई पेशेंट है जो कि एसिटामाइनोफिन ले रहा है पिछले 1 वीक से रेगुलर, ये 3-3 घंटे के इंटरवल पे कम से कम 2 से 3 टैबलेट, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो हॉस्पिटल में आया है ना। तो कौन सा सिम्टम है जो बताएगा कि ये पेशेंट को एसिटामाइनोफिन की टॉक्सिसिटी है। तो देखो, इसकी जो 4 ऑप्शंस उन्होंने दी थी, एक दिया था टिनिटस, एक दिया था डायरिया, हाइपरटेंशन और हेपेटिक डैमेज। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हेपेटिक डैमेज, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एसिटामाइनोफिन ले रहा है पेशेंट तो उसकी टॉक्सिसिटी के साथ हेपेटिक डैमेज, मतलब लीवर को डैमेज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हेपेटिक डैमेज आएगा। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट ट्राइएज इज एन इम्पॉर्टेंट nursing function. A nurse working in evening shift is presented with 4 patients at the same time. Which of the following patient should be assigned the highest priority? मतलब कोई नर्स है जो इवनिंग शिफ्ट में काम कर रही है और ट्राइएज का उसको अच्छे से पता है। तो उनके पास 4 पेशेंट आते हैं, चारों पेशेंट अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। तो उसको ट्राइएज के हिसाब से वो कैसे असाइन करेगी, मतलब किस पेशेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्या क्या है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कि पेशेंट विद लो ग्रेड फीवर, हेडेक एंड मेलेज फॉर पास्ट 72 आवर्स, इसको प्रायोरिटी पे रखेगी। या फिर अ पेशेंट हु इज अनस्टेबल टू बियर वेट ऑन लेफ्ट फुट, अपने लेफ्ट फुट पे अब जो वेट है वो बेयर नहीं कर पा रहा है। स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग फॉलोइंग है रनिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद उसके स्वेलिंग हुई है, ब्रूजिंग हुई है, और लेफ्ट फुट के ऊपर जो है वेट नहीं बियर कर पा रहा है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, पेशेंट विद अब्डोमिनल एंड चेस्ट पेन फॉलोइंग अ लार्ज स्पाइसी मील। कोई पेशेंट है लार्ज, बहुत ज्यादा खा लिया या स्पाइसी खा लिया, जिसके साथ अब्डोमन में है ना, और उसको चेस्ट में पेन फील हो रही है। या फिर एक जो लास्ट पेशेंट है वो है, चाइल्ड विद 1 इंच ब्लीडिंग लेसरेशन ऑन चिन वाइल जंप ऑन हिज बेड, मतलब जंप करा उसने बेड के ऊपर और उसकी चिन लगी और चिन से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। तो ब्लीडिंग होते होते ही वो हॉस्पिटल में आ गए। तो इसकी जो प्रायोरिटी अगर देखे तो इसका जो प्रायोरिटी बेसिस है वो है लास्ट वाला, कि जिस बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो सबसे जो पहला प्रायोरिटी बेसिस पे उसको केस लेंगे वो लेंगे कि बच्चे की ब्लीडिंग को बंद करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पेशेंट को एक तो लो ग्रेड फीवर है, हेडेक और मलेज है पास्ट 72 आवर्स। तो अगर 72 आवर्स से उसको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो 1 घंटे और अगर प्रॉब्लम ले लेगा तो कुछ नहीं होगा उसको,
है ना, और कोई वो बंदा है जिसको एक्सीडेंट हुआ है ना, और स्वेलिंग ब्रूजिंग हो रही है एक्सीडेंट के बाद, तो अगर वो नहीं वेट बेयर कर पा रहा है तो उनको हम थोड़ी देर बिठा देंगे कि आप थोड़ी देर लेटो, रेस्ट करो, अभी रुक जाओ। तो नेक्स्ट जो पेशेंट है अब्डोमिनल और चेस्ट पेन के साथ आया क्योंकि उसने स्पाइसी खा लिया, तो इसलिए भी वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी बेसिस पे यही होगा कि जो बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है पहले उसको ठीक करना है। तो ऐसे करके आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चाइल्ड इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद अनकंट्रोल्ड सीजर डिसऑर्डर, एडमिटेड physician writes order for action to be taken in the event of seizure, which of the following action would not be included। मतलब कि एक बच्चा है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है विद अनकंट्रोल्ड सीजर डिसऑर्डर, तो उसके लिए जो फिजिशियन है वो एक्शंस लिख रहा है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो अगर पेशेंट को या अगर बच्चे को सीजर आते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो कि फिजिशियन ने नहीं प्रिस्क्राइब करी होगी या नहीं ऑर्डर करी होगी। तो जो पहला है वो है नोटिफाई द फिजिशियन, ठीक है। सेकंड पे है रीस्टेन द चाइल्ड्स लिम्ब। तो नेक्स्ट है पोजीशन द पेशेंट ऑन हिज साइड विद द हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड, और नेक्स्ट है एडमिनिस्टर रेक्टल डायज़ेपम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रीस्टेन। तो आपको पता है जब भी पेशेंट को या किसी बच्चे को या कोई भी पेशेंट एडल्ट है चाहे चाइल्ड है, जब भी उनको सीजर आते हैं तो कभी भी उनको हम रीस्टेन नहीं करते हैं, क्योंकि रीस्टेन अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा जर्किंग मूवमेंट्स होती है और जो कि अनकंट्रोल्ड होती है, उनके अपने कंट्रोल में नहीं होती है ना, क्योंकि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसी हो जाती है कि पेशेंट को खुद पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। उस टाइम पे अगर आप रीस्टेन कर लेते हो, अगर हाथ ही रीस्टेन करते हो या लेग्स को रीस्टेन करते हो, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनको फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वो अनकंट्रोल्ड जर्किंग मूवमेंट्स हो रही होती है। तो इस दौरान क्या होता है कि फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है, तो इसलिए कभी भी हम पेशेंट को रीस्टेन नहीं करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो इसलिए रीस्टेन द पेशेंट्स लिम्ब है क्योंकि इसमें लिखा है कि वुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये वाला जो एक्शन है वो इंक्लूड नहीं होगा फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज हैड हिप रिप्लेसमेंट, नर्स शुड बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग। कोई एक पेशेंट है जिसको हिप रिप्लेसमेंट हुई है ना, तो एक नर्स है जो उसकी केयर कर रही है ना, कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो मोस्ट कंसर्न्ड है फॉर नर्स, मतलब एक नर्स जो केयर कर रही है उसके लिए कौन सी अलार्मिंग कंडीशन होगी फॉर हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट। तो अभी हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कंप्लेंट्स ऑफ पेन ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग, सेकंड है स्कैंटी ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्जिकल ड्रेसिंग, थर्ड है कंप्लेंट्स ऑफ पेन फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी, फोर्थ है टेम्परेचर अराउंड 101.8 मतलब 38.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से जो अलार्मिंग कंडीशन कौन सी है, देखो तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परेचर या फीवर। अगर उसको 101 फीवर आ रहा है तो यही एक अलार्मिंग कंडीशन है जिसको बिल्कुल सीरियसली लेना होता है। इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों हैं, क्योंकि जैसे ए ऑप्शन में लिखा है इन्होंने कंप्लेंट्स ऑफ पेन ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग, तो ऑब्वियसली जब हिप रिप्लेसमेंट हुई है तो आप उसको पोजीशन दोगे तो ऑब्वियसली पेन होगी, ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि उसको पेन होगी। उसके बाद स्कैंटी ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है सर्जिकल वुंड साइड से या सर्जिकल ड्रेसिंग से। जो ब्लडी डिस्चार्ज होना ये बहुत ही कॉमनली होता है, जब भी किसी पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट होता है तो ब्लडी डिस्चार्ज जो होता है वो कॉमनली हो जाता है ना, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है कंप्लेंट्स ऑफ पेन फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी, कोई फिजिकल थेरेपी कर रहे हैं, कोई मतलब जो भी फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हैं उस टाइम पे पेशेंट पेन बोलता है, तो ये भी कोई अलार्मिंग कंडीशन नहीं है। लेकिन टेम्परेचर यही बताता है कि पेशेंट को फीवर हो गया। फीवर क्यों हो गया, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गई है या पेशेंट को सेप्सिस हो गया है। तो अगर हिप रिप्लेसमेंट के बाद सेप्सिस होता है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट का स्टे बढ़ जाता है और पेशेंट को और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, कल्चर वगैरह भेजने पड़ते हैं, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, क्यों हुआ है, वो सारी चीज़ें है ना। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फीवर के बाद बढ़ जाती है, इसलिए सबसे अलार्मिंग जो कंडीशन होती है वो फीवर होता है। तो जब भी कोई सर्जिकल साइट वाला पेशेंट आपके पास आता है, कोई भी सर्जरी के साथ आता है, तो हमेशा उसका फीवर आपको चेक करते रहना है, क्योंकि पेशेंट को देखना है कहीं फीवर तो नहीं हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ पेशेंट अराइव इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड रिपोर्ट स्प्लैशिंग कंसंट्रेटेड हाउस होल्ड क्लीनर इन हिज आई, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज प्रायोरिटी। आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो घर पे कोई क्लीनिंग किसी भी चीज़ के साथ जो भी क्लीनिंग के लिए वो यूज़ करते हैं वो उसकी आंख में चला गया है ना, उसकी स्प्लैशेस उसकी आंख में चली गई है और उसी टाइम वो तुरंत आपके पास आया है, तो एज ए नर्स आपकी क्या प्रायोरिटी होती है, आप क्या एक्शन लोगे।
तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेस्ट द विजुअल एक्यूटी, पैच द आई, प्लेस फ्लोरेसेंट ड्रॉप्स इन आई एंड इरिगेट द आई रिपीटेडली विद नॉर्मल लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इरिगेट द आईज, क्योंकि कोई भी पेशेंट जब आता है, जैसे आपको पता है कई बार पेशेंट कोई भी पेस्टिसाइड उन्होंने ले लिया है या कुछ भी ऐसा खा लिया है सुसाइड करने के लिए, तो उस टाइम पे आप इरिगेट करते हो एब्डोमेन को, उस टाइम पे आप राइस ट्यूब डालते हो, है ना, उसको इरिगेट करते रहते हो, जितना भी फ्लूइड देते हो फिर बाहर निकालते हो, फ्लूइड देते हो फिर बाहर निकालते हो, ताकि जो अंदर का जो भी कंटेंट है वो एब्डोमेन से बाहर आ जाए। तो इसी तरह अगर आंखों में चला गया है तो आंखों को भी इरिगेट करते रहना है आपको नॉर्मल सलाइन के साथ रिपीटेडली, ताकि जो भी अंदर भी क्लीनर वगैरह की स्प्लैशेस गई है वो सारी बाहर निकल जाए और आंख को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। बाकी टेस्ट विजुअल एक्यूटी वो तो बाद की बात है कि वो बाद में चेक करते हैं कि आईज की जो विजुअल एक्यूटी वो बिल्कुल सही है या नहीं है ना। तो फ्लोरोसिन जो है वो आप नहीं डालते हो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, डाई होती है ये एक तरह से ऑरेंज कलर की, जो आई को टेस्ट, आईज के अलग अलग टेस्ट करते तो उस टाइम पे आप यूज करते, मतलब डॉक्टर जो है उस टाइम पे यूज करते जब कोई टेस्ट स्पेसिफिक करना होता है तब। अदरवाइज इसका जो राइट आंसर है वो यही है कि इरिगेट करना है आईज को। जो नेक्स्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो है ए पेशेंट ऑन कार्डिक टेलीमेट्री यूनिट अनएक्सपेक्टेडली गोज टू वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, द एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट टीम प्रिपेयर द डिफिब्रिलेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इंडिकेट द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ जेल पैड्स। तो कोई पेशेंट है जो कि कार्डिक टेलीमेट्री टेस्ट या यूनिट में है, अनएक्सपेक्टेडली उनको वीएफ होने लग गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ है, तो जो कार्डिक लाइफ सपोर्ट टीम है, ACLS टीम होती है, वो डिफिब्रिलेट करने के लिए रेडी होते हैं। तो उसकी उन्होंने ये पूछा है कि जो पैड्स है वो कहाँ पे प्लेस करने हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो आपको लगाना होता है स्टर्नम के राइट साइड पे, क्लेविकल बोन के नीचे। तो जो लेफ्ट वाला है वो आपको लगाना होता है बिलो द निपल या फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन भी बोल सकते हो, या लेफ्ट साइड बिलो आर्मपिट, वहां पे आपको लगाना होता है और फिर आप शॉक देते हो 200 या 270 जितने का भी शॉक देना होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है न्यूली डायग्नोस्ड 8 years old child with type 1 diabetes mellitus and his mother is receiving diabetes education prior to discharge. The physician has prescribed glucagon for emergency use. The mother asks the purpose of the medication. Which of the following statement by the nurse is correct? मतलब कोई बच्चा है जिसको कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है और वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी जो मदर है वो डॉक्टर से बात कर रही है, डॉक्टर उनको बोल रहा है कि इमरजेंसी टाइम पे आपको ये इंजेक्शन ग्लूकेगॉन जो होता है वो यूज करना है। तो जो मदर है वो आके नर्स से पूछती है, तो नर्स को क्या बताना होता है कि इसका मेन एक्शन क्या है ना, जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने लिखा हुआ है ग्लूकेगॉन इनहेंस द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इन केस ऑफ ब्लड शुगर रिमेन हाई आफ्टर इंजेक्शन। तो सेकंड इन्होंने लिखा है ग्लूकेगॉन ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फॉर इंसुलिन ओवरडोज। थर्ड उन्होंने लिखा हुआ है ग्लूकेगॉन ट्रीट लिपोट्रोफी फ्रॉम इंसुलिन इंजेक्शन। फोर्थ इन्होंने लिखा हुआ है ग्लूकेगॉन प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, है ना। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ग्लूकेगॉन प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन अलोंग फ्यूअर इंजेक्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इंजेक्शन ग्लूकेगॉन होता है उसमें एक्चुअली ग्लूकोज होती है। तो मदर जब बच्चे को इंसुलिन देगी बार बार, तो उसके साथ क्या होगा कि इंसुलिन का जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर पेशेंट को जब बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने ग्लूकेगॉन इंजेक्शन जो है वो एडवाइज करा है। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, जिसमें है कि ग्लूकेगॉन ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंसुलिन ओवरडोज। तो ये इसका राइट आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेशेंट हैज हॉस्पिटलाइज्ड विद निमोनिया एंड इज अबाउट डिस्चार्ज्ड। नर्स प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए पेशेंट एंड हिज फैमिली, which misunderstanding by the family indicates that they need more detailed information. तो इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है the patient may resume normal home activities as tolerated, should avoid physical exertion and get adequate rest. फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकंड है the patient should resume normal diet and emphasize on nutritious healthy food. थर्ड ऑप्शन है the patient may discontinue the prescribed course of oral antibiotics once the symptom has completely resolved. तो नेक्स्ट है the patient should continue use of incentive spirometry to keep airway open and free from secretions. तो ये चार ऑप्शंस दी हुई है इन्होंने, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो सारी ऑप्शन सही है एक्सेप्ट सी। तो सी में लिखा हुआ है कि पेशेंट में डिसकंटिन्यू विद प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स वंस द सिम्टम हैज बीन कंप्लीटली रिजॉल्व। तो कभी भी आपको पता है कि जिस भी पेशेंट को, जैसे इन्होंने जो कंडीशन दी है वो दी है निमोनिया। निमोनिया मतलब लंग्स की इन्फेक्शन है पेशेंट को, है ना।
तो ऐसी वाली कंडीशन में कभी भी एंटीबायोटिक्स आप अपनी तरफ से बंद नहीं कर सकते हो। तो अटेंडेंट ने ये बोला है नर्स को कि अच्छा भाई जब भी मतलब हमारे सिम्टम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो हम जो मेडिसिन है वो बंद कर सकते हैं, ऐसे पूछती है वो नर्स को। तो वहाँ पे नर्स को पता चल जाता है कि इनको अच्छे से नहीं इस चीज़ का पता है, तो वो अच्छे से समझाएगी कि जो निमोनिया की जितने टाइम डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लिखा है, चाहे आप ठीक भी हो गए तो भी आपको कोर्स कंप्लीट करना है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर करे, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए मैं इतने ही आपको बता पाऊंगा। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और आपको हर चीज़ का एक्सेस चाहिए, हर वो क्वेश्चन का एक्सेस चाहिए, आपको अपनी मॉक इंटरव्यू में हेल्प चाहिए, आपको अपनी इंटरव्यूज़ क्लियर करने में हेल्प चाहिए, चाहे आपको किसी हॉस्पिटल्स के क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंटरव्यू के दौरान कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हर चीज़ का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे, अभी तक मैंने 30-40 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए जिन्होंने मेरा कोर्स लिया और अपनी वो 2 या 3 इंटरव्यू के अंदर अंदर ही सारी इंटरव्यू क्लियर करके भी हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उनके साथ एक छोटा सा व्लॉग और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोर्स लेने के बाद वो उनसे पूछेंगे। तो अगर आप भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, अब वहाँ से डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आपकी कोई और क्वायरी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज ना करके आप यूट्यूब के नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो व्हाट्सएप पे आप तभी मैसेज करना अगर आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज कोई भी क्वायरी के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।